अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये जो मेरे पीछे 5 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, आप लोग को याद होगा कि आज से 2 हफ्ते पहले हमने आज का 5 किया था, जिसमें हमने बच्चों की हेल्थ के हवाले से, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से, उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से, उनको क्या कुछ खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, लंच में उनके लिए क्या चीज़ें बनानी चाहिए, लंच बॉक्स में क्या कुछ होना चाहिए। तो 5 चीज़ें हमने बच्चों के हवाले से की थी। और हमने सोचा कि जब हमने बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों से पहले तो माँ आती है, तो हम क्यों ना माँ के लिए आज शो करें। वो ख़वातीन जो कि माँ बनने वाली हैं, जो इस प्रोसेस में हैं, और वो मेरी बहनें जो कि ऑलरेडी माँ हैं, वो आज का शो ज़रूर देखें। कुछ तो हम शो से टिप्स भी ले सकते हैं, और साथ में वो बहनें जो कि ऑलरेडी माँ हैं, आप लोग हमें कॉल करके मशवरा भी दे सकते हैं। वो तमाम तर गलतियाँ मुझे लगता है जो मैंने प्रेग्नेंट होते हुए की थी, और बाद में इवन आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो मैंने की थी, मैं भी चाहूँगी कि मेरे भी उस एक्सपीरियंस से जो मेरी बहनें बहुत सारी मुझे देख रही हैं, उनके साथ भी मैं शेयर करूं कि आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी। और ये ऐसी गलतियां कि आप उनको बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं कि काश मैं उस वक्त ये इस चीज़ का ख्याल रख लेती, काश मैं सुन लेती, मैं इतना ना चलती ना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आपको उस वक्त नहीं पता होती। आप बड़े एक्साइटेड होते हैं, और होता ये कि जब ये खबर आती है कि जी एक नया मेहमान आने वाला है, तो जहाँ पे खुशी की लहर दौड़ जाती है ना, तो वहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, मिठाइयाँ जो बटने लग जाती हैं। लेकिन साथ में हम फ़ौरन जो नई माँ बनने वाली बच्ची होती है, हम उसे कहते बस तुम रेस्ट करो, मतलब बस लेट जाओ फ़ौरन। तो देखिए भाई, पहली बात कि प्रेगनेंसी जो है वो कोई बीमारी नहीं है। ये अल्लाह पाक ने आपकी बॉडी को ऐसे बिल्ड किया है ना कि आपके अंदर ये मिरेकल ये होना है कि आपने एक नई ज़िंदगी को जन्म देना है। तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आज हमें बात करनी है, उसको ग़िज़ा क्या देनी है, उसने खाना क्या खाना है, कौन सी ग़िज़ा उसके लिए और इसके पेट में जो मौजूद बच्चा है उसके लिए अच्छी है, प्रेगनेंसी यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद। उसके बाद एक चीज़ जिसमें हम बात नहीं करते, हम 3 ट्राइमेस्टर पे बात तो बहुत करते हैं, 3 ट्राइमेस्टर 3 ट्राइमेस्टर, लेकिन वो जो 4th ट्राइमेस्टर होता है जो कि आफ्टर बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ, उसमें तो औरत की सबसे ज़्यादा केयर करनी चाहिए। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाती है, इतना कुछ हो जाता है उसके साथ, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, वो ख़ुद अपने आप को कोप अप कर रही होती है कि पहले तो वो उसका अपनी ज़िंदगी होती थी, लेकिन उसके बाद एक नन्हे से प्यारे से बच्चे की ज़िंदगी भी उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो किस ऐसी मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो गुजरती है, उस पर हमने बात करनी है। अच्छा जी, उसको क्या कुछ वर्कआउट में करना चाहिए, मतलब ये नहीं मैं कह रही जाके वो वेट्स उठाएं, लेकिन योगा करना है, उसको कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिव रखने के लिए वॉक करनी है, ज़रूर करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा अगर जो बेचारी को इन्फेक्शंस होते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, वो क्या क्या चीज़ें हैं, इसको ऐसी क्या एहतियात करनी है कि भाई वो आके उसको उस तरह की किसी भी किस्म की क्रिटिकल जो है वो इन्फेक्शन ना हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, घर के जब बुज़ुर्ग बच्चियों को समझा रहे होते हैं तो उनको भी सुनना चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न। अब मैं ये नहीं कह रही बिकॉज हर घर में डिफरेंट बुज़ुर्ग भी होते हैं, लेकिन कुछ बुज़ुर्ग जो है वो आपको बिल्कुल सही जो है, ऑफ कोर्स अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे होते हैं ना, तो उनको भी सुनना चाहिए। जब आपको कहते हैं बेटा रेस्ट करो, बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं जिसम अभी थोड़ा सा कच्चा है तो बेटा ख्याल रखो, तो अच्छा हो जाता है, तो उनको सुनना चाहिए। तो आज हमारे साथ शो में मौजूद है हिना अनीस जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बच्चे के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हिना हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम हिना। डॉक्टर रुबीना ताहिर जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या कुछ हो सकती हैं मुमकिना तौर पे, और क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकती हैं अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, तो डॉक्टर रुबीना ताहिर में बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? गुड, थैंक यू। अच्छा जी, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि कितनी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, तो माँ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक बच्चे की भी टेक केयर करनी है। तो हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। और साथ में जो वैसे आपको रोज़ के तौर पे जो जो चीज़ें लड़कियों को करनी है, अपना ख्याल कैसे रखना है, हमें एक एक्सपीरियंस भी चाहिए था, और हमने कहा सो क्यों ना हम जो एक्सपीरियंस है वो उनसे लें जिनको आप जानते हैं, आप प्यार करते हैं, उनको सुनते भी हैं। तो हमारे साथ आज समीना आपा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो हम ना, मैं चाहती हूँ ज़रा डाइट से शुरू करें। वो इस वजह से क्योंकि हमारी ना ज़िंदगी में हर चीज़ जो है ना वो खाने पीने से शुरू होती है। अच्छा जी, मिलना है तो चलो जी खाने के लिए मिलते हैं, अच्छा ये करते हैं, जिसके बाद खाना क्या करना है, अच्छा तो मेरे घर आ रही, तुमने खाना क्या खाना है। तो हमने कहा जब इतने खाने की बात हो रही है तो हम भी सबसे पहले शो में खाने की ज़रा बात कर लें कि जो
प्रेग्नेंट लड़कियां हैं उनको क्या कुछ खाना चाहिए। तो हिना, मैं चाहूँगी हम बोर्ड के पास आ जाते हैं, क्योंकि पीछे हमने पूरा बोर्ड भी बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कुछ खाना चाहिए एंड पोस्ट प्रेगनेंसी यानी कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसको क्या कुछ चीज़ें खाने की अशद ज़रूरत होती है। जी हिना। अच्छा जी, बड़ा ही प्यारा बोर्ड बना और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे कॉल आई कि हम बोर्ड पे बात करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखिए विजुअल इफेक्ट्स लोगों के माइंड में बहुत देर तक रह जाते हैं। बातें तो चले यहाँ वहाँ हो जाती हैं। इस वक्त हम सबसे पहले बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चीज़ें खानी चाहिए। मदिया, थोड़ी सी बात मैं यहाँ क्लियर करूँ कि बहुत सारे प्रेगनेंसी के दौरान ना मिथ्स बन चुके हैं। ये नहीं खाना चाहिए, जैसे भी आप बात करी थी ना, इस तरह नहीं चलना चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए, बेड रेस्ट पर आ जाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी को बीमारी बना के बता दिया जी गया। बिल्कुल, हाँ। और इतने सारे मिसकॉन्सेप्शन ले आए हैं हम कि ये खाने से ये हो जाएगा, रात को खाने से इस तरह होता है, सुबह खाने से ऐसे होता है। बिल्कुल। अच्छा, पता है कि लेकिन वो जो प्रेगनेंसी की बात ये करती हूँ कि देखिए डॉक्टर्स कहीं भी ये नहीं कहते कि जी बस कहीं देखिए आपकी कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपके लिए बेड रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन वैसे प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं जनाब, आपको उसमें थ्रू आउट आपको एक्टिव हर काम कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। मैंने शोज किए हुए अपनी आखिरी दिन तक मैंने शोज किए हुए, बेहतरीन सब चल रहा होता था। जो बच्चा आपके साथ जो आप बेबी कैरी कर रहे हो वो भी इतना ही एक्टिव फील करेगा अगर मदर एक्टिव होगी, वो सारी चीजों को परसीव कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वो सारी चीजें ले रहा होता है। तो प्लीज बी एक्टिव, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। अच्छा, इसके साथ साथ बड़ी आपकी गिज़ा बहुत जरूरी है। इसका मतलब कहीं से ये भी नहीं है कि आपने 2 लोगों का खाना खाना है, ये भी बहुत ही गलत मिसकॉन्सेप्शन है कि जैसे एक औरत प्रेग्नेंट हुई, अब घर वालों से फोर्स करते हैं पहले एक रोटी खाती थी अब 2 रोटी खानी है। ये बेचारे प्यार में करते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कैसे गलत। फिर वो इतना ओवरवेट हो जाती हैं बेचारी कि प्रेगनेंसी के बाद आके कहती हैं अब वेट कैसे जल्दी जल्दी कम होगा। तो सिर्फ 300 to 500 कैलोरीज ग्रेजुअली इंक्रीज करनी होती है। 500 से ज़्यादा आप ना करें वरना फिर उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें सबसे जो पहले आती हैं वो ताज़ा फल और सब्जियां आती हैं। अमूमन तमाम फल और सब्जियां अलाउड होती हैं प्रेगनेंसी में खाना, जिसमें सबसे बेहतरीन है सिट्रस, और वो जिसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना हमें दर्द बॉडी में बहुत ज़्यादा रेगुलर पेन्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सिट्रस फ्रूट इतना हेल्प करते हैं हमें, इंक्लूडिंग पाइनएप्पल। ये मैं आने वाली थी लेकिन पाइनएप्पल के हवाले से मना करते हैं मैंने। अच्छा, मैं बताती हूँ, थोड़ी क्वांटिटी में पाइनएप्पल लेना अच्छा है, बुरा नहीं है। ये इसको इतनी बड़ी मिथ बना दे। अच्छा है बट जरूरी तो नहीं है ना। जरूरी नहीं। आप देखिए, आप एहतियात कर लें, आपको वहम बैठ के आप मत लें। अच्छा, मैं आपको फिर से एक बात बताऊं, ईट सीजनल एंड रीजनल। क्या हमारे रीजन में पाइनएप्पल पैदा होता है और सीजन में मौजूद है, तो सीजन के हिसाब से आप एक हाफ कप आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपके रीजन में और सीजन में ही नहीं है और आप इम्पोर्टेड टिन का लेके खा रही हैं, तो फिर तो ये जरूरी वैसे ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसमें शुगर कंटेंट इतना ज्यादा है। बट अगेन वही ठीक है, अगर आपको पाइनएप्पल बहुत पसंद है एंड इफ यू वांट टू ईट इट ओनली देन, लेकिन वही वहम वहम आप क्या कि इट्स बेटर। मैं तो कहती हूँ कि ना खाएं। पता है मैं क्या कहती हूँ कि इसमें ब्रोमलीन नाम का एक होता है कंपोनेंट, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से टॉपिकल लगाने से कॉन्ट्रैक्शन आपकी कर देगा, अदरवाइज कुछ नहीं होता। ठीक है। एग्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। द सेफेस्ट प्रोटीन इज एग। बट इसमें यहाँ एक छोटी सी बात है, रॉ एग नहीं लेना। कच्चा अंडे की सफ़ेदी बहुत एलर्जी प्रोड्यूस कर देती है। वो कहीं कभी कभार सोफ्लेज में होती है, स्क्रैम्बल्ड एग में होती है, डिज़र्ट्स में होती है। वो आप खा लेंगे तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। कुक्ड एग वेरी गुड, कच्चा अंडा नहीं होना चाहिए। स्क्रैम्बल्ड एग्स में भी तो ऑफ कोर्स वो कुक्ड ही है, हल्का कभी कभार कच्चा रह जाता है। अच्छा, वो मेक श्योर दैट्स प्रॉपर्ली has to be। ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, बहुत हेल्दी हैं, लेकिन मुट्ठी भर। a handful of dry fruits is good enough। ब्राउन राइस ले सकते हैं आप, फाइबर्स फाइबर्स बहुत अच्छा है। वीट से थोड़ा सा, मैं कहती हूँ कि वीट से थोड़ा सा बचें, क्योंकि यूजुअली ना कॉन्स्टिपेशन होती है, तो फिर उससे निकलने के लिए फाइबर का होना अच्छा जरूरी है। ब्लोटिंग भी बहुत हो जाती है, तो इसलिए वीट से बचें और ब्राउन राइस ले लें, ओट्स ले लें, ग्रेनोला आप खा सकती हैं, उसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है, मज़ेदार लगता है। फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें प्रेग्नेंट औरत, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बोन्स के लिए, बोन्स के लिए आपकी। अच्छा, मीट, रेड मीट भी लेंगी, वाइट मीट भी लेंगी,
फिश को क्वांटिटी में थोड़ा सा कम इसलिए किया गया क्योंकि कभी कभार जो हाई मर्करी फिश होती है जिसमें शार्क आ जाती हैं, जिसमें ट्यूना आ जाती हैं, उसकी क्वांटिटी हमें नहीं लेनी है क्योंकि हाई मर्करी इस वक्त प्रेग्नेंट औरतों के लिए अच्छी नहीं है। शार्क तो वैसे भी आई थिंक वन शुड नॉट टेक इट बिकॉज उससे आपका ब्लड प्रेशर का बहुत इशू होता है। ब्लड प्रेशर भी हो जाता है और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। मतलब वैसे पीपल डोंट टेक इट, पाकिस्तान में वी डोंट लाइक पाकिस्तान हमारे शो हम क्योंकि यूजुअली बात कर रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए, लेकिन नहीं वो लोग हम अपने पाकिस्तानी खवातीन के लिए हम बता रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक शार्क। एग्जैक्टली दैट्स इट। बीन्स बहुत हेल्दी है, 100% सेफ है बीन्स आपके लिए, आप बीन्स लें। और सौंफ मैंने यहाँ पे क्यों लिखवाई क्योंकि ये आपकी डाइजेशन में बहुत मदद करती है। आपको सौंफ का कहवा बना के रखना है और सारा दिन वो पीते रहना है, तो इससे आपको ब्लोटिंग फील नहीं होगी और बहुत अच्छी होगी। सौंफ तो प्रेगनेंसी में भी अच्छी है और पोस्ट प्रेगनेंसी भी अच्छी है। पोस्ट प्रेगनेंसी इससे ज़्यादा अच्छी है। वो कैसे? वो इसलिए कि बच्चे का जो मिल्क है वो ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। हार्मोन्स इससे ज्यादा अच्छे रिलीज हो रहे होते हैं आपके, हाइड्रेशन बहुत अच्छी होती है, जो न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे होते हैं ना वो बॉडी में सौंफ के जरिए एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, तो बहुत बेस्ट है। अच्छा पोस्ट प्रेगनेंसी अब जब मेरे पास चीजें आ जाती हैं तो अगेन एग्स आर वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट। बॉइल्ड एग बहुत जरूरी है, 2 एग्स आपने लेने ही लेने। बनानास पोस्ट प्रेगनेंसीज बहुत अच्छे हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करता है आपकी। अच्छा खाली पेट बनाना ना लें, जहाँ मैं खाली पेट बनाना लेंगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अच्छा लोग वैसे अदर देन प्रेगनेंसी लोग ये गलती करते हैं, कर लेते हैं। सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और घर में नाश्ता नहीं बना कुछ भी, तो आपने फौरन जो केले पकड़े हैं। अच्छा अक्सर लोगों ने फिर ये कंप्लेन की हम तो बनाना खाते हैं फिर भी हमारी कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आप बनाना को मिड मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पे खाएं, फिर देखिए आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ओके ठीक है, खाली पेट नहीं, बिल्कुल खाली पेट ना लें। लेंटिल्स दालें बहुत बेहतरीन चीज़ें, दालों का सूप बना के पिएं, उसमें चिकन को मिक्स कर दें, उसको वेजिटेबल्स को मिक्स कर दें और बहुत बेहतरीन यखनी दालों की बन जाती है। बेरीज बहुत अच्छी हैं एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन जितनी हो रही होती है, किसी का सी सेक्शन हुआ होता है, नॉर्मल डिलीवरीज को भी रिकवर करने के लिए फ्रूट्स का होना बहुत लाजमी, और बेरीज चाहे कोई भी सीजन में। स्ट्रॉबेरीज तो अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इजीली। अच्छा जो क्रैनबेरीज वगैरह वो तो पहले भी ऑलरेडी ना बिफोर डिलीवरी लोग उस पर जो जूस है बड़े शौक से पीते हैं, वो आपके जो प्रोसेस से आगे थोड़ा सा ईज डाउन भी कर देता है और आपको बहुत अच्छा। इसके साथ साथ मैं एक और बात भी बताऊं, रेजन्स जो ब्लैक किशमिश होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे। उसको योगर्ट में ओवरनाइट सोक कर लें आप 10 से 12 किशमिश को, और उसको रोज लें आप मॉर्निंग में नाश्ते में आप, तो पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए इन्फ्लेमेशन को भी रोकेगा। आपको एक बात मजे की बात बताऊं, जो किशमिश है अगर हम सुबह निहार मुँह उठ के अगर आप किसी भी डिप्रेशन से गुजर रहे हों, किसी भी परेशानी से गुजर रहे हों, तो आप सुबह उठ के अगर ये 4 से 5 दाने आप उसके खा लें, वो इतना हेल्प करते हैं। बिकॉज मैं एक टाइम था, आपको ना कॉलेज के टाइम में थोड़े से डिप्रेस होते हैं बहुत डिग्रीज वगैरह को लेके, और ना आप परेशान मुसलसल एक कॉन्स्टेंट पेन में है बहुत सारी चीज़ों को लेके, पता नहीं आगे क्या हो गए वो। तो उस टाइम में मैंने स्पेशली एक डाइटिशियन ने मुझे कहा कि आप सुबह उठ के ये लें, ताकि आपके जो अंदर की जो टेंशन परेशानी गम भी खत्म करता है। ये होता है और खवातीन में तो होती है, इसमें आते हैं, और इसमें ये होता है कि एंडोर्फिन आपके रिलीज होते हैं। आप वॉक करने से पहले, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, पोस्ट प्रेगनेंसी मुझसे पूछा जाता है हम कौन से एक्सरसाइजेस शुरू करें, मैं कहती हूँ सिंपल 30 मिनट्स वॉक करना शुरू कर दो। वॉक करने से पहले आपने सोक्ड किशमिश, सोक्ड बादाम और 2 सोक्ड अंजीर ये खा लिया और आप वॉक करें। आप ये देखें कि आपकी स्ट्रेस खत्म होने शुरू हो जाएगी, आपकी दर्द खत्म होने शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग बॉडी से कम होने शुरू हो जाएगी। अच्छा ये वैसे कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं कि जो हम स्पेसिफिकली देखते हैं, जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो बनती पंजीरी बनती है, उसमें ऐड की जाती है। तो समीना आपा, आपसे तो मैं स्पेशली यहाँ पे पूछना भी चाहूँगी, क्या एक रीज़न ये भी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होती हैं जो कि आपका मूड एलिवेट करती हैं, आपको अगर आप डिप्रेशन में हो या फिर एक तरीके से आप डाउन हो तो आपको उससे निकालते ही हैं? नहीं बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये पंजीरी लाजमी होती है। इसमें आपको पता है जो मखाने होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, कैल्शियम होता है उसके अंदर, और आपको फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद चारों मगज़ होते हैं, बादाम, पिस्ते, ये तमाम चीज़ें मिला के बनाया जाता है, और ये बहुत ज़रूर गोंद भी उसके अंदर शामिल होता है। गोंद जो है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा खाना है। मॉर्निंग में आप जैसे 2 टेबलस्पून दूध के साथ खा लें, और उसके बाद शाम को 4 साढ़े 4 बजे 2 टेबलस्पून
फिर दूध के साथ आप अच्छा, मैं आपको अपनी पहली गलती बताऊं, मतलब नॉट पहली बट ऑफ कोर्स ये भी गलती मैं सीखती कि वो इतने मज़े की पंजीरी मेरी बड़ी बहन ने बनाई थी कि मैं तो चलते फिरते मैं कहती मुझे ज़रूरत है, और वो भी क्योंकि हम थोड़े से पंजाबी हैं, तो कहती भाई नहीं भाई पंजीरी खाओ, तूने पंजीरी नहीं खाई? तो मैं कहती थी मैंने खाई, नहीं और खाओ, तो वो पूरे डोंगे भर किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल सही नहीं रहता। और फिर दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ एक ये है कि अगर आप पंजीरी खाते हैं उसमें जितने भी नट्स हैं ना वो ज़रा मोटे मोटे रखना चाहिए, तो दांतों की भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, और आप च्यू करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वही बात है क्वांटिटी होना चाहिए। क्वांटिटी तो एक गलती जो मैंने की, आप लोगों ने नहीं करनी, वो ये कि बड़े एतदाल में रह के थोड़ा सा आपने वो उसको पंजीरी खानी है। चीनी जो है अगर ना डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि नट्स का अपना जो एक शुगर लेवल होता है वो बेहतर रहता है, नेचुरल जो शुगर जो होता है। लेकिन अगर शुगर डाल देते तो फिर वो आपकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहता, तो इसलिए शुगर बिल्कुल ऐड ना। सफ़ेद शुगर तो वैसे भी निरी जो है ना वो बीमारी है, वो कहते हैं ना जहर है, तो आपने ना जरा सफ़ेद शुगर को निकाल दीजिए अपनी डाइट से। बहुत मिठास आ जाएगी ना, आप किशमिश थोड़ी सी उसमें इसके साथ भूनते हुए डाल दें, तो वो जब आप चबाएंगे या दूध में मिला के भी खाएंगे तो टेस्टी हो जाएगा। होता है ना, फिर मिठाइयाँ भी लोग केक वाले भी बन रहे होते हैं, मुबारकबाद होती है, बेचारी वो खा रही थी, क्या करे, फिर लोग कहते हैं तुम खुश नहीं हो अपना बच्चे पैदा होने में, ये भी मसला होता है। अच्छा, मिल्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, जैसे अभी समीना आपा ने कहा कि पंजीरी उसमें सूजी होती है, आई थिंक, है ना, तो सूजी अच्छी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है। अच्छा, सूजी आपको फैटनिंग भी नहीं कर रही होती, सूजी का जो ग्रेन है इट्स गुड फॉर यू, अगेन फॉर लैक्टेटिंग मदर इट्स गुड। आप सूजी को भून के खाएं, वो भी अच्छी है, दूध में मिला के खाएं, बट उसमें ना फैट और शुगर, ये घी और चीनी, इन दोनों का इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज सूजी भी अच्छी, और ओट्स जैसे हमने ग्रेनोला की बात तो अच्छा नहीं होता अगर हम देसी घी इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून, लेकिन वही बात है ना कि इस वक्त लोग इतने परेशान हुए होते हैं, कहते नहीं आप सब खा सकती हैं। नहीं मतलब चम्मच से तो कोई नहीं खा रहा, लेकिन वैसे 1 टेबलस्पून उसमें क्वांटिटी में बस थोड़ा सा बना हुआ, ज्यादा नहीं खाना। अच्छा, स्वीट पोटैटो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हाई इन फाइबर होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, जितने अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स की हमें ज़रूरत है वो शकरकंदी के अंदर मौजूद है, तो ये आप खा सकती हैं, ग्रिल करके खाएं, एज ए स्नैक खाएं, लंच टाइम पे खा लें, रात के वक्त पे ना खाएं कि वो बादी ना हो जाए, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर को ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ब्लोटिंग, गैस, बच्चे कॉलिक, ये सब प्रॉब्लम होती है, तो दिन के वक्त में खाएं। और अच्छा, इसके साथ साथ कुछ कहवे ऐसे होते हैं सौंफ का और लेमन ग्रास का, ये बना के पियेंगी ना तो आपको आपकी स्वेलिंग रिड्यूस होती रहेगी आपकी बॉडी से। अच्छा, योगर्ट क्या जो? योगर्ट बहुत एसेंशियल है। योगर्ट आपकी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का काम करती है। तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि योगर्ट के अंदर भी रेजन्स को भिगो दें 6 से 7 घंटे, अगर योगर्ट के अंदर ये रेजन्स पड़े हुए होंगे आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओट्स डाल दें आप उसमें, योगर्ट में योगर्ट डाल दें, 5 से 6 घंटे के लिए उसको फ्रिज में रख दें या ओवरनाइट रख दें और सुबह में खा लें। उसके साथ 1 टेबलस्पून चिया सीड्स भी डाल दें, तो ये आपकी गट हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको गुड कैलोरीज मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और लैक्टेटिंग मदर के लिए देखिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। पूरी रात जागती ना, अच्छा योगर्ट आपके मूड को भी बहुत अच्छा रखती है, और अगर आप जब कम सो रहे होते हैं ना तो आपके मसल क्रैम्प हो रहे होते हैं, तो योगर्ट हाई इन मिनरल्स एंड कैल्शियम होती है ना, तो आपके मसल्स ठीक हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। और नेक्स्ट भी वो जैसे अभी हमने पंजीरी की बात की। अच्छा, फूड एलर्जीज क्या कुछ हो सकती है? बिकॉज देखिए हर एक की एलर्जीज है ना वो वेरी करती हैं, बहुत वेरी करती हैं। सो क्या लेकिन ऐसी फूड एलर्जी है जो कि यूजुअली ज़्यादातर प्रेग्नेंट ख़वातीन को हिट करती है? अच्छा, बहुत पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है। अक्सर प्रेग्नेंट ख़वातीन ये शिकायत कर रही होती हैं कि छींकें आ रही हैं और बिला वजह गले के पीछे की तरफ से नज़ला गिर रहा है, उसकी कोई वजह नहीं होती, वो सिर्फ फूड एलर्जीज़ होती हैं जो कि प्रेग्नेंट वो औरतें इस वक्त फेस कर रही होती हैं, और जैसे ही डिलीवरी होती है वो खुद ख़त्म हो जाती हैं। उसके लिए बेहतर है कि कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स ना ली जाएँ, सिर्फ और सिर्फ एंटी एलर्जी, अगर बहुत ज़्यादा कभी बढ़ रहा है तो एंटी एलर्जी का यूज़ किया जाए जो कि सेफ़ है प्रेगनेंसी में। और इसके साथ साथ जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर और हनी का कहवा बना के पिया जाए। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें नहीं है वो मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि आपको यखनी भी पीनी है। बिल्कुल, यखनी आपके बॉडी के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन वो कोई वर्म हो और कोई भी ऐसी चीज़, कोई जख्म हो तो वो उसको हील करती है, बहुत जल्दी हमें हील करती है। यखनी का बेहतरीन ताकत देती है। बेहतरीन ये है इसका बनाने का तरीका कि उसको दालों को, सब्जियों को और उसको मिक्स कर दिया जाए, और कभी कभार उसमें गोश्त या चिकन का इस्तेमाल भी किया जाए। दाल और सब्जियों की यखनी तो बेहतरीन यखनी होती है। दाल और सब्जियों की यखनी मैंने बिल्कुल बहुत अच्छी
होती नहीं हो जाएगा दाल? थोड़ा सा आपने मसूर की दाल ले ली, उसमें मिक्स वेजिटेबल डालनी और पानी ज़्यादा डाला, जिंजर डाला, गार्लिक डाला, हल्दी और सारे खड़े मसाले डाले और उसको बॉईल करने रख दिया। और ये भी आप पियेंगी तो ये भी एक वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन हो गया। मेरे ख्याल से ये इन केस अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपको दिल भर गया है, बिल्कुल बहुत मीट आपके मैं नहीं खा सकती, लोगों को स्मेल आने लग जाती है। प्रेगनेंसी में मीट अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। ये 80% खवातीन आके कहती हैं जो कि मीट लवर, बर्गर, पिज्ज़ा खाने वाली होती हैं, वो आके कहती हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वॉमिटिंग सी, मीट देख कर ही वॉमिटिंग हो रही है। उनके लिए दाल और सब्जियों की यखनी बहुत अच्छी है। अच्छा, वैसे चले आज दाल और सब्जियों की यखनी, मुझे बिल्कुल है कि ये तो दाल और सब्जियों के वो कहते हैं कि एक सूप हो गया। पहली बार मैंने आपको बताऊं कि मसूर की दाल की यखनी जो है मेरी मदर बनाया करती थी और बहुत मज़े की वो बनती है, और उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना तो बिल्कुल एक सूप की कंसिस्टेंसी हो जाती है और वो बहुत अच्छी रहती है और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी, क्लियर हो जाती हैं सारी चीज़ें ना। तो मसूर की दाल जो लाल वाली होती है ना, जी उसकी। तो मुझे समीरा पे ये बताएं, क्योंकि हमारी ना वो कुछ जो सेंसेस बड़ी तेज़ हो जाती हैं। अब आपकी मतलब साथ वाले घर में भी कुछ खजूर पक कुछ खजूर करी, कुछ भी चने पक रहे हो ना, आपको आपके घर में स्मेल आ जाती है। तो इसके लिए फिर क्या, क्योंकि आपकी ना हर चीज़ बड़ी, आप कहते हैं अल्लाह में इसमें से ये स्मेल आ रही है, खाने में से ये स्मेल आ रही है, तो उसके लिए ऐसी क्या चीज़ अगर घर में, क्योंकि ऑफकोर्स प्रोटीन भी खानी है, गोश्त भी खाना है, वो भी ज़रूरी है, तो ऐसी क्या चीज़ डाली जा सकती है? देखिए मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन चीज़ होती है लीमू और पुदीना। दो चीज़ें ऐसी हैं जो खाने को हज़म भी करती हैं, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और उसकी जो खुशबू होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है पुदीने की और लेमन जूस की कि वो बाकी चीज़ों की खुशबू को ख़त्म कर देता है, फ्लेवर को ख़त्म कर देता है। तो ये दो चीज़ें ज़रूर रखना चाहिए और मेरा ख्याल है बताएंगे आपके भी वो फ़ायदेमंद भी है आपके लिए। लेकिन शुरू में जब प्रेगनेंसी हो तो उसमें लेमन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हमारे हमेशा ये बात कही जाती है कि लेमन का इस्तेमाल शुरू में करें होती है जी, कि बेबी का वेट जो है वो कम हो जाएगा, तो वो नहीं दिया जाता। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब बताएंगी इस बात को जी कि ये चीज़ें भी मेरे ख्याल है पहले बहुत ज़्यादा इनको समझा जाता था, लेकिन अब लोग बहुत इस्तेमाल करें। लेमनेड बना के पी लें, वो भी बहुत अच्छा क्योंकि रहता है। बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं उनको तो बहुत पूरे नौजिया बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नौजिया होता है, इस टाइप की चीज़ें बहुत खाती हैं जो आपके को बहुत बर्निंग होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर होगा कि आप पुदीना इस्तेमाल करें। पुदीना एक तो हाजमे को भी आपका अच्छा करेगा और आपको स्मेल भी जो दूसरी चीज़ों की वो नहीं आएगी। अच्छा जी, खाने में क्या कुछ खाना है बिफोर चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इस पर तो हमने बात कर ली। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लड़कियों को ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि लड़कियों को अवॉइड करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, जो मर्द हजरात हैं ना वो भी ज़रा सुने, ताकि अगर आपके घर में कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप उसको करेक्ट कर सकें। डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के 5 में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वो प्यारी बहनें जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, चाहे वो उनकी डाइट हो, चाहे वो उनका वर्कआउट हो, चाहे उनकी मेडिकल कोई कंडीशन हो, उनकी साइकोलॉजिकल, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है उस हवाले से भी, और साथ में एक्सपीरियंस, जब घर में आपके बड़े मौजूद हों तो उनकी एक्सपीरियंस से भी कितना सीखना है, उनकी केयर से कितना सीखना है, ये बहुत मैटर करता है। और इन 5 एस्पेक्ट्स को आज हम कवर करें। अच्छा, ज़रा मेडिकली जो है उसको किस किस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए इससे पहले कि वो हम कह जी वो प्रेग्नेंट हो गई है लड़की और फिर क्या क्या चीज़ें होंगी उसकी बॉडी में, रोनुमा होंगी, चेंजेस वो तो होंगी, लेकिन उससे पहले तैयारी कैसे करनी है। जैसे आपको वेस्ट में क्या कहते हैं कि जी आपने जब अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी हो ना, उससे पहले आपके जितने भी जो डेंटल इश्यूज़ हैं आप उनको सॉर्ट आउट करवाते हैं, ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि यूजुअली आपको कैविटी इश्यूज़ होते हैं 6 और 7 मंथ में, मुझे भी हुए थे, तो आपकी जान बड़ी निकल जाती है, लेकिन उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पेन की वजह से भी आपको पता है बेबी जो है उसको ट्रॉमा जाता है और बहुत सारी स्टिल बर्थ्स आर बिकॉज ऑफ इट। सो ये तो एक चीज़ है, लेकिन बाकी क्या चीज़ें डॉक्टर रुबीना हमें बताएंगी। डॉक्टर साहिबा, हमने ये तो डिस्कस करेंगे कि जी क्या क्या मेडिकल कंडीशंस होती हैं, लेकिन उससे पहले जो हैं क्या क्या जो चीज़ें वो हमें करनी देखनी चाहिए। अच्छा, साथ में रुमैसा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है जो कि फिजिकल हेल्थ पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा, कैसी ठीक? ऑलवेज अप्लाई जी। डॉक्टर साहिबा देखो मदिया, हम हमेशा बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अपना क्या ख्याल रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए एक्चुअली जो तैयारी होती है ना वो प्रेगनेंसी से बहुत पहले शुरू होती है। आप
स्कूल एज में बच्चियों का एनीमिया करेक्ट करें, आप उनको उस वक्त से प्रॉपर डाइट दें, सप्लीमेंट्स दें कि वो बाद में फिर वो एनीमिक नहीं हो, तो जब वो प्रेगनेंसी में एंटर हो तो वो सही हेल्थ में हो। ठीक है। अच्छा, दुनिया भर में क्या होता है, प्री कंसेप्शन क्लिनिक्स होती हैं जिसमें कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप पहले जा करके आप मशवरा करते हैं, जिसमें कि वो फॉलिक एसिड है ना, तो वो आप प्रेगनेंसी से कम 3 महीने पहले जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें ना, तो प्रेगनेंसी शुरू होने के साथ नहीं, प्रेगनेंसी से 3 महीना पहले आपको फॉलिक एसिड शुरू करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे में बहुत सारे डिफेक्ट्स जो हो सकते हैं ना, वो अगर आपने 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड लिया हुआ है तो वो तकरीबन आधे रह जाते हैं। ठीक है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे क्या करते हैं, वो आटे को फोर्टिफाई कर देते हैं विद फॉलिक एसिड, कि आप जो ब्रेड खा रहे हैं उसमें ऑलरेडी फॉलिक एसिड मौजूद है। ठीक है। तो आपके जिस्म में वो कमी नहीं होनी पाएगी। काम हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो ये वाली वो चीज़ें जो हम नहीं कहते, लेकिन अब आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं ना, तो कपड़े खरीदने से पहले या दूसरी चीज़ों से पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपका बच्चा जो है वो फिर हेल्दी हो। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है, रुबेला एंटीबॉडीज़। रुबेला एक इन्फेक्शन है जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान पहली दफ़ा हो ना, तो बच्चे को बहुत बुरी तरह डैमेज करता है, हार्ट डिफेक्ट्स, आइज ब्लाइंडनेस, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप पहले से, जो लड़कियां जो है ना शादी से पहले ही आई वुड से, कि वो अपना रुबेला का टेस्ट करा लें, है ना। अगर रुबेला में आपके पास इम्यूनिटी मौजूद है तो दैट्स फाइन, और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक वैक्सीन लगा देंगे। उस वैक्सीन के बाद 3 महीने तक आपको कंसीव नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो वो वैक्सीन भी शादी से पहले या प्रेगनेंसी जब आप प्लान करें उससे पहले लगा लें, और 3 महीने तक उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आप अपना ब्लड शुगर, वो जो है हीमोग्लोबिन वगैरह, वो आप अपना पहले से चेक करा लें। अगर कमी है तो पहले से सप्लीमेंट्स ले लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फिर वो लेना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको ड्रिप्स लग रही होती हैं, पतली उल्टी इतनी होती है, आप नहीं ले सकते। दूसरे बहुत सारे क्या रीज़न होती है? मैं बहुत सारी ख़वातीन को देखती हूँ कि कुछ कहती है कि जी हमें तो बिल्कुल नौसिया नहीं होता, और कुछ जो हैं वो बेचारे बार बार उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। जिनको नहीं हो रहा बड़ी लकी होती है, बहुत लकी होती है। मेजॉरिटी को होता है, मेजॉरिटी को होता है, बहुत सिवियर होता है। इतना होता है कि खाने की शक्ल से नफरत हो जाती है, स्मेल बुरी लगने लगती है। मोस्टली पहले जो 3 महीने होते हैं ना, उसके दौरान वजन बढ़ने के बजाय वजन कम हो रहा होता है। कोई इसका वो है, कोई तोड़ है? व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मैं शो कर रही होती थी, और मैं बार बार, मेरी टीम को पता होता था, तो एक साथ मेरे पास बैग भी पड़ा होता था कि खुदा न खासा मुझे वॉमिट हुई तो मैं उसमें कर दूँगी, लेकिन बार बार भाग के मैं जा रही होती थी और मेरी बड़ी बुरी सिचुएशन होती थी। तो कोई ऐसी चीज़ कि जिससे ये ना हो या अवॉइड की जा सके? देखो, ये प्रेगनेंसी का तोहफा है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। होती है, मैं कितनी मेडिसिन हैं, लेकिन मैं कितनी ही स्ट्रॉन्ग आपको मेडिसिन दे दूँ, नौजिया ख़त्म नहीं होगा, इट विल बी देयर। ठीक है ना। हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा जो लोग लेट जाते हैं प्रेगनेंसी में, मैंने नोटिस किया उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जब भी लेटे से आप उठते हैं, आपके ब्रेन को एक थोड़े से ना लेटे उसमें आप ब्लड फ्लो की आदत हो गई होती है, तो आप उठते हैं तो आपको ज़्यादा नौजिया फील होता है। तो थोड़ा सा एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में बिल्कुल लेट नहीं जाना चाहिए, वो बहुत गलत करते हैं अपने साथ। उसके बाद में फिर थोड़ा सा खाना पीना जो है ना डिवाइड कर दें, सॉलिड अलग कर दें, लिक्विड अलग कर दें। ठीक है। जिस वक्त खाना खा रहे हैं, फिर हम कभी कभी एंटीबायोटिक्स हर केस में नहीं देते। ठीक है। जहाँ बहुत ज़रूरी है तो वहाँ पे हम मतली के लिए दवाई देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम खाने से पहले कहते हैं आधा घंटा पहले विद ओनली अ सिप ऑफ वाटर ले लें, क्योंकि अदरवाइज वो भी वॉमिट करके निकल जाएगी। ठीक है। तो विद अ सिप ऑफ वाटर ले लें और फिर थोड़ी देर वेट करें, और उसके बाद में जब खाएं तो सॉलिड अलग लिक्विड अलग कर दें, तो वो थोड़ा बेहतर टॉलरेट हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, उससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, टॉलरेंस बेहतर हो जाती है। ठीक है। फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना होता है, जो बहुत दफ़ा पॉसिबल नहीं होता, इतनी मतली हो रही होती है कि नहीं लिया जाता। तो और जैसे नींबू पानी, ये कितना अच्छा है? देखो, बहुत शुगर नहीं लेनी चाहिए। शुगर, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही आप डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, है ना, पहले से टेंडेंसी होती है। तो बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें ना लें। जैसे बहुत सारी खवातीन को ना मिल्क सप्लीमेंट्स वो दे रहे होते हैं। आई यूजुअली रिकमेंड कि आप फिर ठीक है मिल्क सप्लीमेंट्स लो, बट शुगर फ्री लो। सप्लीमेंट्स ले लो, एनर्जी ले लो, कैलोरीज ले लो ना, बट शुगर ना लो। शुगर की एक्सेस प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ होती है डॉक्टर साहब कि ना, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग मोहब्बत में, प्यार में, और हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं वो कहते हैं भाई अब 1 जान के लिए नहीं 2 जान के लिए खाना है, तो हम डबल खाना शुरू कर देते हैं। वो जो दूसरी जान बैठी है वो कहती नहीं मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो तुमसे ले लूँगा। वो तो उसे एग्जैक्टली बच्चे को जो चाहिए वो आपसे ले रहा होता है, तो आपको जो कुछ आप ले रहे हो, बच्चा भी कहता है पागल बना रहे मेरी माँ को लोग। वो भी ये कह रहा होता है। ट्रू। ठीक है ना। तो नहीं, मॉडरेशन हर चीज़ में, वो जो एक वसल्लम ने कहा है ना, म्याना रवि, हर चीज़ में ज़िंदगी में आपको म्याना रवि चाहिए, भले वो खाना हो, भले एनीथिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आपको म्याना रवि चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं कहती हूँ कि
लड़कियों को ना अपनी डिलीवरी भी प्लान करनी चाहिए कि इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, बजाय ये कि आप पुश कर रहे हो कि नहीं जी मुझे तो नॉर्मल ही करना है, तो इज दैट राइट कि ऑफ कोर्स देयर इज एन ऑप्शन टू किसी आप सी सेक्शन करा सकते हैं, तो व्हाई नॉट? आपको नहीं लगता कि हम ये बहुत सारी लड़कियां उस वक्त ये डिसीजन नहीं ले पाती जिसकी वजह से भी उनकी बॉडी ट्रॉमा में चली जाती है? देखो ये जो है ना, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन, ये दोनों हमारे लिए टूल्स हैं, ठीक है। किसी जिनमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती होती है उसमें नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए, ठीक है। जहाँ तक पेन का है, पेन के लिए एपिड्यूरल अवेलेबल है, एपिड्यूरल ले लें, आपको पेन नहीं पता चलेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि लाइक इट शुड नॉट बी पेशेंट्स डिसीजन, ऐसे वाले उसमें जो एक रूटीन केस है ना, उसमें अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बेशक आप डिस्कस करें, अपने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें कि किस सूरत में क्या अच्छा है। कुछ केसेस में सिजेरियन इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नॉर्मल डिलीवरी इज गुड, जो माँ और बच्चे के लिए जो सेफ हो हमेशा वो देखनी चाहिए। अच्छा जी, मीनवाइल हमें कॉल भी आई है और वो भी हजरत बता रहे हैं कि उनकी बेगम को जो है वो भी वैसे डेंटल इश्यूज जो हैं वो एकदम से वो भी ट्रिगर कर गए और डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ देने, तो उसमें उनको ये डर है कि ऐसा तो नहीं कि जो दवाइयाँ जो एक्स्ट्रा लेनी है कि इससे बच्चे और बेगम की हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़े? उनको क्या हो रहा है? उनको भी डेंटल इश्यूज हैं। अगर मुझे बता सके कि उन्होंने थोड़ी सी, अगर उनकी कॉल दोबारा आप ले सकते हैं तो मैं चाहूँगी हम उनसे बात कर लें, लेकिन वो कहते हैं कि जी जो वो खा रही हैं, जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं, क्या उनसे उनको साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? देखिए उसूलन डॉक्टर को देख के देना चाहिए। आप अगर किसी प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गए ना तो वो देख के ही देंगे कि कौन सी मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में सेफ है। डेंटल इश्यूज़ को प्रेगनेंसी में सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगेन वही है कि पहले आप प्रेगनेंसी से पहले सॉर्ट आउट कर लें तो दैट इज़ बेटर। अगर केविटीज़ वगैरह है उनको अपने आप को फिट करके और फिर प्रेगनेंसी में एक ही देते मुझे वो जैसे पेन जो है वो ना हो ज़्यादा। पेनिसिलिन सेफ होती हैं। पेन किलर हम 28 वीक्स तक तो दे सकते हैं। 28 वीक्स के बाद हम बहुत स्ट्रॉन्ग जो पेन किलर जो होते हैं ना, जो आपके एस्प्रिन वगैरह टाइप के होते हैं, वो हम नहीं देना चाहते, क्योंकि वो बच्चे के हार्ट में एक डक्ट होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान खुली होती है, डिलीवरी के बाद बंद होती है। अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान बंद हो जाए तो वो बच्चे में लंग्स में हाइपरटेंशन कर सकती है। तो इसलिए पेन किलर्स जो है ना वो तकरीबन 28 वीक्स के बाद नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अक्सर ख़वातीन को ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको खून भी चढ़ाया जाता है, वो क्या कंडीशन होती है? वो बहुत पुअर काइंड ऑफ मैनेजमेंट होती है जो खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़े। खून हम बहुत ही इंतहाई सूरत है। और वो हम उस स्टेज पे क्यों पहुँचते, कौन सी गलतियों की वजह से पहुँचते? देखिए वही सबसे पहले आप प्रेगनेंसी से पहले अपना एनीमिया करेक्ट करें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो आयरन सप्लीमेंट्स लें, नहीं खाए जा रहे हैं, उल्टी मतली उसके साथ ज़्यादा होती है ना, गट में इरिटेशन ज़्यादा होती है, बिल्कुल नहीं टॉलरेट हो रहे हैं तो ठीक है, फिर उस सूरत में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम IV आयरन दे सकते हैं। आई डो नॉट वांट टू गिव इट, मैं उसकी बहुत फेवरेट नहीं हूँ, लेकिन ये कि जब ज़रूरत है तो मजबूरी देना होता है। एज अ लास्ट रिसोर्ट की बिल्कुल पूरी प्रेगनेंसी आए नहीं, दिखाया नहीं, कुछ खाया नहीं, दवाई नहीं ली, दी तो नहीं, रेगुलर फॉलोअप नहीं किए, तो इन दी एंड वो इस सूरत हाल में आती हैं कि अब बिल्कुल डिलीवरी इमिनेंट है और अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्योंकि अगर आप एनीमिया, खून की शदीद कमी के साथ अगर आप लेबर में जाती हैं, लेबर के साथ वैसे ही ब्लड लॉस होता है, तो वो उस वक्त का ब्लड लॉस वो आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकता है, तो वो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अच्छा, उस सूरत में ब्लड हम लोग आपकी जैसे कॉल से भी शामिल भी करें। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइएगा, एक चीज़ जिस पर हम यूजुअली ज़्यादा बात नहीं करते वो ये कि अगर आपके ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो तो उससे पहले भी आपकी एक इंजेक्शन आपको लगता है, जैसे फ़र्ज करें मेरा ब्लड ग्रुप जो था वो O नेगेटिव था एंड माई हस्बैंड ब्लड ग्रुप्स वाज B पॉजिटिव, सो उसकी वजह से ऐसा था कि मैं कंसीव करती मैं बहुत बीमार भी पड़ जाती थी, तो फिर डॉक्टर ने कहा आपका ब्लड ग्रुप जो है वो तो बताएं, तो जो मैंने बताया कि हो आपको तो एक इंजेक्शन लग रहे हैं, तो इसके हवाले से बता दें कि कितना ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो पहले दोनों अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली देख लें। ब्लड ग्रुप देख लें। देखिए जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और बाप का पॉजिटिव होता है ना, तो उसमें चांस होता है कि बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है। तो आप नेगेटिव हैं और आप अपनी बॉडी में एक पॉजिटिव बेबी कैरी कर रही हैं, तो होता क्या है कि बच्चे के ब्लड से कुछ चीज़ें आती हैं जो आप नेगेटिव हैं, आपके पास नहीं है, तो वो आपके ब्लड को आके अटैक करती हैं, तो उसके अगेंस्ट आपका ब्लड जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है। वो एंटीबॉडीज़ इन टर्न क्या होता है, वापस जाके बच्चे के ब्लड में और जाके बच्चे के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ठीक है। तो डिलीवरी के बाद बच्चे को पीलिया हो सकता है, तो पेट के अंदर जिन लोगों को बहुत सीवियर, कई बच्चे हो चुके हैं और उनके पेट के अंदर उनके बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं ना, तो वो बहुत अर्ली बच्चे को अटैक करती हैं, तो उसमें बच्चा एक चीज़ कहलाती है हाइड्रॉप्स, बच्चा फूलना शुरू हो जाता है, पेट में उसके पानी जमा होना शुरू हो जाता है ना, बच्चे की डेथ भी वाकई हो सकती है वक्त से पहले। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम माँ का ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं और अगर वो नेगेटिव है तो हम हर प्रेगनेंसी में अगर हमें लग रहा है कि ज़रूरत है तो हम उसको एक इंजेक्शन दे देते हैं जो उस सेंसिटाइजेशन को रोक देता है। लाइक वो प्रिवेंशन है कि चीज़ें कंट्रोल में होने
से पहले रोक ली जाए। अच्छा, वैसे ऐसे टॉपिक है, इस पे जितने सवाल का ऐसा लगता है कम है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं हर एक पूरे सेगमेंट से प्रॉपर उनको अपने गेस्ट को टाइम दे सकूँ, लेकिन जैसे कॉल्स भी आ रही हैं, तो एक हजरत के भी मैं कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि उनकी बीवी के 5 सी सेक्शन हो चुके हैं। वो पूछे छठा सी सेक्शन हो सकता है या फिर खतरा है सी सेक्शन? देखो होने को बहुत कुछ हो सकता है, बट वाई माशाल्लाह 5 सी सेक्शन थे, तो आई होप कि 5 बच्चे उनके पास होंगे ना। अगर कोई प्रॉब्लम है नहीं है, खुदा ना खास्ता जैसे बच्चे नहीं बचे हैं या कुछ है, तब तो अलग बात है, कोई मजबूरी है तो इस रिस्क में पड़िए। लेकिन हर सिजेरियन सेक्शन जितने एक के बाद एक होता जाता है ना, कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ते हैं, अंदर चीज़ें चिपकती जाती हैं आते जाके, और सब चीज़ें आपस में एडहेर हो जाती हैं। हर सर्जरी के दौरान रिस्क होता है कि बच्चेदानी के ऊपर ज़ख़म रह सकता है, आंतों को ज़ख़म आ सकता है, पेशाब की थैली पे ज़ख़म आ सकता है, जो आगे चल के माँ के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। इतनी काटी पीटी हो जाती है ना अंदर, लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता। और बहुत सारी तो हमारी जो बहनें होती हैं जिनके सी सेक्शन होते हैं, उनकी बॉडी तो बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम तक तो आप फील ही नहीं कर पा रहे होते अपनी वो जो जिस जगह के पास आपका वो पूरी एक लाइन आपको नज़र आ रही होती है। सो फिर बहुत सारी जो लड़कियाँ वो कोशिश फ़ौरन कर रही होती है कि जी अब हमने वज़न अपना कम करना है, क्या करना है। तो रुमैसा मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, बिकॉज यू सिंस योर मदर एज वेल, तो कहाँ आपको लगता है आप लोगों को ट्रेन कर रही होती हैं कि जो सी सेक्शन वाली जो आपके पास ख़वातीन आ रही होती हैं, उनको आप कितने महीने के बाद आप उनको सजेस्ट करती हैं कि अगर आपने वर्कआउट करना है तो आएँ? सबसे पहले हम जो भी एक्सरसाइज बताते हैं तो हम पहले यही कहते हैं कि अपने डॉक्टर से पहले पूछ कर आएँ, क्योंकि हर एक्सरसाइज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो डॉक्टर से अप्रूवल लेना इज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, वैसे मेरा भी सीजेरियन है, 3 बच्चे मेरे माशाल्लाह, तो मैंने जो है वर्कआउट स्टार्ट किया था 6 मंथ बाद प्रॉपर। उसमें स्टार्टिंग मैंने वॉक की थी, माइल्ड एक्सरसाइजेस थी, यानी फ़ौरन से जंपिंग नहीं करना, वेट लिफ्टिंग नहीं करना। तो मैं यही कहती हूँ सबको कि 6 मंथ बाद आप लोग स्टार्ट करें, और स्टार्ट आप वॉक से लें। लाइट वॉक करिए, आपने इस तरह किया। और सबसे पहले यही बात है कि हम लोग जो है वो डिप्रेशन में बहुत आ जाते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है उस आफ्टर प्रेगनेंसी। तो उसके लिए ये है कि वर्कआउट आप नहीं फ़ौरन कर सकते, तो घर में अपना डाइट थोड़ा हेल्दी रखें। बहुत ज़्यादा वो पंजीरी वगैरह हमारे यहाँ होती है, गोंद मखाने, उससे भी थोड़ा वेट गेन हो जाता है। तो ये मैं कहूँगी। उसके अलावा वर्कआउट आपको बिफोर यानी डिलीवरी भी करना चाहिए। वाई शुड यू एक्सरसाइज? बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर स्लीप, और जो हमारे लोअर लिम्स स्वाइल हो जाते हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एंड्योरेंस रहता है। हमेशा आपके डिलीवरी के प्रोसेस को भी आसान करती है। अगर आप एक्टिव रहें, जितनी आप वॉक करें, वो कहते हैं जी कि आप जैसे एंड वाले डेज में तो आपको चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं हमारे पास, डिफरेंट एक्सरसाइज होती है। हम लोग जंपिंग वर्कआउट्स अवॉइड करवाते हैं, और वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और यू डू नॉट गेन एक्सेसिव वेट ना। तो यही होता है, वरना बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लेती हैं डॉक्टर क्या अमूमन औरतें ही कह रही होती हैं, बच्चे आपने जैसे कहा था कि खाओ पियो, बहुत खाओ, इतना खा लेती हैं वो कि उनकी डिलीवरी में भी फिर उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी आसानी होती है अगर आप वर्कआउट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, उनके अलग अलग वर्कआउट्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊं करके अभी। मैं चाहूँगी हम अगले सेगमेंट्स में आते हैं, लेकिन जो हमने सी सेक्शन से बात की थी, इसमें डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये जो यखनी वगैरह है, डॉक्टर्स वगैरह इसको कितना रिकमेंड करते हैं? देखो बहुत ज़्यादा नहीं, आप नॉर्मली आप डाइट में जो कुछ खा रहे हो ना, एक रूटीन, एक बैलेंस डाइट आप ले रहे हो। स्पेसिफिक यखनी के कोई इतने ज़्यादा फ़ायदे आई डो नॉट रियली नो, लेकिन उसमें मैं यही कहती हूँ कि बहुत दफ़ा ना डाइट में जो पेशेंट्स की प्रेफरेंस होती है मैं उन्हें मना नहीं करती। अगर उनमें घर में बड़े बूढ़े कह रहे हैं कि नहीं जी ये फ़लाना चीज़ ज़्यादा खानी, खा लें, मतलब अनलेस ही कि उसका कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं स्पेसिफिकली मना कर दूँगी। डाइट में हम सिर्फ देखो 3-4 इंस्ट्रक्शन है जो दे रहे होते हैं। एक तो वही एग, अभी पहले भी जिक्र आया था ना कि एग प्रॉपरली बॉइल्ड होना चाहिए, कच्ची जर्दी नहीं खाएं, उसके साथ साल्मोनेला का रिस्क होता है, तो कच्चा अंडा नहीं खाइए। दूसरी चीज़ हम कहते हैं चीज़ जो है ना, चीज़ के साथ एक इन्फेक्शन होता है, लिस्टीरिया कहलाता है, वो हो सकता है। तो चीज़ के लिए मेक श्योर करें कि आप ना वो सॉफ्ट चीज़ जो है ख़ासतौर से जो ख़राब जो हो जाता है वो ना लें, ठीक है ना। हाँ, तो वो आप ना लें, ठीक है। तीसरे, अब जैसे आप फ़िश की बात कर रही थी, तो अब फ़िश वगैरह में होता क्या है कि एज सच फ़िश में मसला नहीं था, लेकिन अब हमारे पास कंटेमिनेशन जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो उसके साथ क्या हो गया कि अब समंदर के पानी में मर्करी पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो फिश में मर्करी का लेवल बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से आप फिश की क्वांटिटी हम कहते हैं थोड़ी कम रखें। चले बाकी इसको भी करेंगे, क्योंकि मैंने मेंटल और फिजिकल हेल्थ और जो सपोर्ट सिस्टम, इस पे जो मजीद जो हम बात करेंगे। मुझे भी छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। तो हमारा आज का 5 है प्रेग्नेंट ख़वातीन के नाम, और हम अक्सर देखते हैं कि जी
बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं हमारी उन बहनों के साथ जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि वेस्ट में देखा जाए तो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं ना आपका, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं, अपना काम आप खुद कर रहे होते हैं। इवन आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जो आप खुद ही सारा कर रहे हो, तो आपको कुछ शेयर करने वाला नहीं होता। यहाँ तो हम बच्चा होता है 40 दिन के लिए माँ के पास चले जाते हैं, 40 दिन आपको बेड पे लेटाते भी हैं और आपकी केयर की जाती है, नानी या दादी वो बच्चे का ख्याल रख रही होती है और औरत को अपना स्लीप का टाइम मिल जाता है, सोने का टाइम मिल जाता है। वेस्ट में नहीं लोगों को ये चीज़ तमाम तो चीज़ें मुयसर होती, वो एक फैमिली में नहीं रहते ना, फैमिली यूनिट में नहीं रहते, तो इसलिए वहाँ पे बेबी ब्लूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत होती है, PPD जिसको हम कहते हैं। उससे निकलना कैसे, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि डिलीवरी के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सबसे पहले तो जो हमें वर्कआउट करना है, रुमैसा हमारे साथ थी तो उसमें क्या चीज़ें करनी है, वॉक तो थी, लेकिन रुमैसा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हम उस टाइम के लिए, क्योंकि हम पूरे 9 मंथ्स में हम कोशिश कर रहे होते हैं कि भी ऐसी क्या चीज़ें करें कि हमारा जो डिलीवरी का प्रोसेस है, चाहे वो खुराक के थ्रू हो, चाहे वर्कआउट के थ्रू हो, वो बेहतर हो जाए। सबसे पहले तो डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए। वर्कआउट शुरू करने से पहले भी आपको डाइट लेनी है, और वर्कआउट आप जब भी करें पहले आप डॉक्टर से पूछें अपने, देन आप स्टार्ट करें। ऐसे मैंने अभी बोला, आप फ़ौरन करना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी कंडीशन आपका डॉक्टर देख रहा है, हाँ। उसको ज़्यादा पता है। और आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी ट्विन्स है तो उसमें आप अवॉइड करें, या आपको क्या कहते हैं उसमें वाटर बैग रप्चर है लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उस टाइम आप अवॉइड करें, और सर्वाइकल स्टिच वगैरह जब होते हैं उसमें भी आप लोग अवॉइड करें। मतलब वॉक भी ना करें ना, हाँ वॉक लाइट कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना, वर्कआउट नहीं करना। इवन आप कोई सा भी वर्कआउट करें पहले डॉक्टर से पूछें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन आप स्टार्ट करें। हमारे 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट में हम लोग जो है वो ज़्यादातर स्ट्रेचेज वाले वर्कआउट जो होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बॉडी के लिए, वो हम कहेंगे। तो अच्छा, ये रेजिस्टेंस बैंड है, ये आपको किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाएगा, तो इससे आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं। फर्स्ट हम जो है वो थोड़ा सा वार्म अप करेंगे लाइक दिस, 1 2 3, किसी भी तरह आप ऐसे थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना है 10 मतलब बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं करना, बचा बहुत ज़्यादा लाइट बिल्कुल स्लाइट, इस तरह मैं कर रही हूँ। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है लाइक दिस, 1 2 3 4 5। इसके आपको 10 रैप्स 3 सेट्स करने हैं। जूते भी तो बहुत मैटर करते हैं रुमैसा, वो खवातीन बहुत सारे अगर नंगे पाँव भी करें तो दैट इज फाइन। स्ट्रेचिंग में तो इतना मैटर नहीं करता, पिलाटेस विदाउट शूज भी आप पिलाटेस कर सकते हैं। और मैं ये भी बोलूँगी आप डांस भी कर सकते हैं, लाइट पिलाटेस है, योगा है, तो ये स्लो वर्कआउट्स कर सकते हैं। जंपिंग आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है स्टार्टिंग में, तो वैसे भी पूरे 9 मंथ्स। ओके, देन हम ये स्टार्ट करें। ये अपर बॉडी का वर्कआउट है जो आपके हैंड्स को और शोल्डर को टारगेट करेगा लाइक दिस, 1 2। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स के वर्कआउट हैं, 3 4 5 6 7। ये भी आपने 3 सेट्स करने हैं, 10 रैप्स। ओके, नाउ हल्का सा बेंड करना है बॉडी को इस तरह, देन स्ट्रेच लाइक दिस। ये आपके अपर बैक को टारगेट करेगा। वर्कआउट के बहुत बेनिफिट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इससे आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, और आपकी जो लोअर लिम्स में स्वेलिंग होती है वो भी नहीं होती। ओके, नाउ सेकंड मैं आपको बताऊंगी, वॉल के साथ आपको इस तरह सिट करना है स्लाइटली। ओह माय गॉड, ध्यान से इस तरह आपको बिल्कुल हल्के हल्के से, प्रेशर नहीं देना नीज पे ज़्यादा, स्लाइटली बेंड योर नीज, एंड आपका जो पोस्चर होगा वो बिल्कुल वॉल की तरफ होगा, स्ट्रेट लाइक दिस। ये 3 एक्सरसाइज हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। नाउ सेकंड, मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, पैराफ्लेक्स कुछ। ओके, नाउ सेकंड है हमारा इस तरह लाइट्स, आपको साइड किक्स करना है लाइक दिस, 1 2। बिल्कुल ये इजी वर्कआउट्स हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं और बहुत एक्टिव फील करेंगे आप पूरा दिन। मॉर्निंग सिकनेस बेसिकली बहुत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मॉर्निंग में आप उठ के कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहे। इस तरह दोनों साइड से आप 20-15 रैप्स इस तरह कर सकते हैं। ग्रेजुअली आप बढ़ाएं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज भी नहीं करना, बिल्कुल जो आपके लिए ईजी हो आप करें। इस तरह नाउ फ्रंट किक लाइक दिस, दोनों साइड से ये भी आप 10 to 15 रैप्स करेंगे।
अच्छा, और अगर आप ये ना आप इतनी मोटिवेशन फील ना कर रहे हो तो जो आपके घर में जो बाकी लोग होते हैं ना, अब ये उन पर आ जाता है कि उन्होंने आपको ये करवानी है। बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइट म्यूजिक लगा के डांस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मूव करना है। ये नहीं है, ये हमारा मिथ है कि हमें वर्कआउट करना ही नहीं है। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा है। लाइक दिस नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये 3 वर्कआउट जो थे वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कर सकते हैं। अब मैं थर्ड ट्राइमेस्टर के वर्कआउट्स बताऊंगी। ओके नाउ इस तरह आपको बैठ जाना है। कैट एंड काउ पोज कहलाता है ये। लाइक दिस, इनहेल एंड देन एक्सहेल, इनहेल। ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, ये आपकी बैक को थोड़ा रिलीफ भी देगी। बैक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं, उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके भी आप 10 to 15 रैप्स कर सकते हैं, 3 सेट्स। ओके नाउ नेक्स्ट बटरफ्लाई पोस्चर। इस तरह आपको बैठ जाना है, दोनों लेग्स को प्रेस करेंगे हैंड से एंड देन मूव अपसाइड डाउन। ये वर्कआउट भी बेस्ट है और ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको। कीगल एक्सरसाइजेस कहलाती हैं, ये डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं लास्ट डेज में, जो चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। अच्छा, ये डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, लेकिन घर की कुछ ना जो बुजुर्ग है वो कहते हैं भाई घर में चलो पोछा लगाओ बैठ के ज़मीन पे, तो उससे भी ना जो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मुझे आप बताइए, फिर रुमैसा ये आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं जब वो बोले कि जी ये बैठ के पोछा लगाओ? पोछा लगाने में थोड़ी हमारी जो पोजीशन होती है ना वो डिफरेंट होती है, तो इससे हमारा वाटर बैग रप्चर हो सकता है। हाँ, अच्छा। तो पोछे लगाने में आप हमारी वेरिएशन अलग अलग हो जाती हैं। तो वर्कआउट ये कि प्रॉपर होता है, होना चाहिए, प्रॉपर उसके पोस्चर ठीक होने चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज करें आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है। अगर आप खराब करेंगे तो फायदा भी नहीं है, नुकसान करेगा। अच्छा, ये एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, जो हम नॉर्मल भी करते हैं, बहुत अच्छी है लोअर लेग्स के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी। इस तरह हमें स्लाइटली बेंड योर नीज लाइक दिस, 1 2 3। और ऐसे तो बहुत आसान नहीं हो जाएगा अगर हम पीछे बाकी कुर्सी रख लें सपोर्ट के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा है आपके लिए चेयर भी, क्योंकि खुदा ना खासा कोई अगर अपना बैलेंस ना वो रख सके। वही मैं कहती हूँ कि डॉक्टर से जरूर पूछे और आपके साथ आपका ट्रेनर भी होना चाहिए, साथ खड़ा हो, तब आप वर्कआउट करें। हमारे साथ सियालकोट से कॉलर है रूबी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूबी जी कैसी हैं, ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरे 8 साल हो गए शादी को और मेरे बच्चे नहीं है। अच्छा, ओके। और मैं मेरी डेट पर 37 दिन ऊपर हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके हमल नहीं हुआ। अच्छा। और मेरे नाक में भी जख्म है, क्या नाक भी जख्म की वजह से ना अंदर चला गया, तो इसकी वजह से मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती? और मेरा हम कभी भी 8 साल या उससे पहले में मेरे डेट पर इतने दिन ऊपर नहीं हुए, तो अच्छा। ये क्या वजह है कि इतने दिन भी ऊपर हो गए और नाक में जख्म भी है, नाक जल्दी जल्दी गिर भी जाता है और नाक जख्म की वजह से अंदर भी चला गया, तो क्या वजह है? ये इसकी वजह तो नहीं है कि डेट ऊपर हो गई? चलें रूबी जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। और मैं आपकी आवाज़ से मुझे आइडिया हो गया था कि आप कितनी कंसर्न भी हैं, परेशान भी हैं। डॉक्टर साहिबा देखो 7 साल हो गए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इन्होंने किसको पहले दिखाया है अपने, जब इतने दिन गुजर जाते हैं ना, यूजुअली 3 लेवल्स होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, वाइफ का ट्यूब्स का टेस्ट कि ट्यूब्स बंद तो नहीं है, और तीसरा जो है वाइफ का एग का हम टेस्ट कराते हैं। जो सिंपल सबसे होता है वो ये होता है कि हम माहवारी के 21वें दिन पर एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम प्रोजेस्टेरॉन, वो करा लेते हैं कि उसमें एग बन रहा है या नहीं बन रहा, उसका हमें आइडिया हो जाता है। उसके बाद इन्हें चाहिए प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपरली ये जो नाफ का कह रही हैं, प्रोबेबली शायद इनकी नाफ पे कोई जख्म कह रही हैं या क्या, जो मुझे नहीं समझ में आया, बट आई डोंट थिंक उसकी वजह से ऐसा होता है कि बच्चा ना हो। और जैसे दिन ऊपर हो गए हैं और कह रही हैं पहली दफ़ा हुआ है, पहले नहीं हुआ था, तो इन्होंने अपनी एज नहीं बताई कि कितनी थी, लेकिन ये कि एज बढ़ने के साथ साथ तो इसको प्रॉपरली किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाया, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा जी रुमैसा, हम उसको वाइंड अप करते हुए आप क्या बताने वाली थी फिर नेक्स्ट? हाँ, ये मैंने स्क्वाट्स बताए थे, ये कर सकते हैं। और आपको अपनी लोअर लिम्स का जो सबसे मेन है बहुत सूजन हो जाती है, तो आपको इस तरह स्लाइटली हील को रेस करना है, इस तरह लाइक दिस, 1
और कभी भी एक पाँव पे आपको वेट नहीं डालना, तो मूवमेंट करते रहना है लाइक दिस, 1 2 3 इस तरह। फिर अगेन आपने स्टार्ट कर देना है। इससे आपके जो लोअर लिम्ब में स्वेलिंग वगैरह होती है बहुत ज़्यादा हो जाता है, पाँव स्वेल, मेरा तो बहुत होता था स्पेशली, तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज आप लोग इजीली अपने घर में कर सकते हैं। स्टे एक्टिव। जी, एंड द की इज टू स्टे एक्टिव भाई, कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप बीमार नहीं है, exactly. आप बीमार नहीं है। अच्छा, मुझे वैसे मैं अगर आपसे समीना आपसे पूछूं, सो आपने अपनी प्रेगनेंसी में वो जो कहते हैं ना एक्टिव रहने के लिए आपने क्या किया था? आप एक्सरसाइज करती थी, वॉक करती थी? क्योंकि एक शाम का अच्छा टाइम होता है कि आपने मियाँ के साथ वॉक पे निकल जाएं, तो एक वो भी तो एक्सरसाइज से देखे नहीं। हाँ। और हमेशा मैं वॉक करती थी, और मॉर्निंग में भी और शाम में भी ना, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता था, क्योंकि एक्सरसाइज का उस ज़माने में धैर्य मेरे भी थोड़ा सा, मेरा जो पहला बेटा है माशाल्लाह से वो अभी 35 इयर्स का माशाल्लाह, हाँ। तो उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की केयर की जाती थी, और ज़्यादा चलने फिरने नहीं दिया जाता। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो भी बहुत इस बारे में कंसर्न थी, तो वॉक कर लिया करते थे। एक्सरसाइज कभी नहीं की मैंने। जब मेरे 3 बच्चे हुए, लेकिन मैंने तीनों में कभी भी एक्सरसाइज नहीं की ना। लेकिन आप वैसे ख्याल रखती थी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बहुत मेरे बच्चे नॉर्मल हुए, और खाने पीने का भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। अच्छा किरण, मैं आपसे एक जो सबसे एक इशू है, अच्छा मैं आज बैठी, मैं इशू जो मुझे यहाँ पे फील होता है, वेस्ट में भी जो बात की जाती है प्रेगनेंसी के हवाले से, जब कोई कपल ये अनाउंस करता है कि प्रेग्नेंट है बीवी, तो वो ये कहते हैं वी आर प्रेग्नेंट, तो इससे बंदे को वो होता है कि हाँ भी लाइक हम दोनों मिलके एक, हाँ है ना, एग्जैक्टली ओनरशिप आप लेते हैं, तो आप फिर सारी चीज़ें डील भी वैसे ही कर रहे होते हैं, आप ख्याल कर रहे होते हैं। अब इस डर से, इस खौफ से एक्सप्रेशन ही नहीं होता, सप्रेशन ऑफ इमोशंस हो जाते हैं, और जब इमोशन सप्रेस होंगे तो मज़ीद अंदर तबाही पैदा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सो ये हाल जो है, फिर आप देखें तो पोस्ट पार्टम, जब आपके आफ्टर डिलीवरी, सून आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ, आप पोस्ट पार्टम ब्लूज से, जिसको हम कहते हैं कि जी आपका 4th ट्राइमेस्टर, और वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझने की है, पोस्टमार्टम ब्लूज एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन में फ़र्क है। अच्छा, और इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि देखिए, हर औरत, हर फीमेल, हर वुमेन जो बच्चे को डिलीवर करेगी, वो कुछ ना कुछ इस तरह की लो मूड, परेशानी, हल्की फुल्की एंजाइटी से गुजरेगी, जिसको हम पोस्टमार्टम ब्लूज कहेंगे। इसका दौरानिया ड्यूरेशन ज़्यादा ज़्यादा 2 वीक्स तक रहता है। ठीक है, ठीक है, अप एंड डाउन इमोशंस, फीलिंग्स आएंगी। अगर इससे एक्सीड कर जाए टाइम, और जो सिचुएशन है वो वर्स हो जाए, इतना कि जो फीमेल है वो अपने या बेबी को हार्म करने की उसको थॉट्स आ जाए। जी जी जी, जैसे वेस्ट में तो बहुत है। हाँ बिल्कुल। तो फिर दिस इज एन अलार्मिंग साइन, और फिर प्रोफेशनल हेल्प की इमीडिएट ज़रूरत है। अच्छा, ये जो साइन आता है कि जी हम देखते हैं कि खैर पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं, लेकिन वेस्ट में ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं कि माँ एक ऐसे जगह पे आके खड़ी हो जाती है कि उसको लग रहा होता है कि बस अपने बच्चों को भी, शायद उसको थॉट्स आ जाती है कि मैं अपने बच्चों को मार ना दूँ, नुकसान। तो इसकी क्या एक बड़ी वजह ये कि उनके पास इतनी फैमिली सपोर्ट मौजूद नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ तो फिर होता है कि चले वो जैसे एक टर्म है जैसे चिला, के जी आप गई हैं, चिला करने गई हैं जी, और आपकी बहनें संभाल रही हैं, फूफियाँ संभाल रही हैं, माँ संभाल रही है, नानी दादी जो भी लोग हैं वो संभाल रहे हैं, तो वो उसके पास कोई है मुसलसल। बिल्कुल, देखिए मतलब ये भी फैक्टर है, लेकिन लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं। अच्छा। इसलिए क्योंकि याद रखिए, पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी ज़्यादातर उन लोगों को होता है, वर्स्ट होता है, जिसका कोई पास्ट हिस्ट्री रही होती है एंजाइटी डिप्रेशन की, इमोशनल बैगेज की, इमोशनल ट्रॉमास की। दे आर मोर वल्नरेबल ऑफ हैविंग पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ठीक है, सो वो सब भी रूल आउट करना होता है, सब चीज़ों को देखना होता है, क्योंकि फिर आपकी सपोर्ट भी है, फिर भी और फीलिंग सो एम्प्टी, यू आर फीलिंग सो वर्स्ट, सो लो फ्रॉम इनसाइड, राइट। और फिर वो अपने इस चीज़ को सप्रेस करते हैं, कहते नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वेस्ट की बात करें तो मैं एक देख रही थी, तो एक फीचर था उसमें, एक वीडियो भी थी, ऑडियो बस सुनाया कि उसमें उसने पुलिस को कॉल की और कहा कि मैं शायद अपने बच्चे को मार दूंगी, ही इज़ जस्ट बॉर्न, वो मैं उसको मार दूंगी। जब तक पुलिस पहुंची तो उसने बच्चे को भी मार दिया था और अपने आप को भी मार दिया था। सो वो सिवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, साइकोसिस जिससे रियलिटी से भी कांटेक्ट खत्म हो जाता है। सो जब पोस्टमार्टम डिप्रेशन और वर्स्ट हो जाए, टाइम पे नहीं आइडेंटिफाई और ट्रीट हो, तो साइकोसिस की तरफ चला जाता है, जिसमें आम अल्फाज में कहते हैं जनूनियत। तो डिप्रेशन इतना ज़्यादा आगे हो जाता है कि इंसान अपने आप को और अपने बच्चे को
किरण मुझे बताएं, जैसे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि वो 5 चीज़ें ऐसी जो हमें करनी चाहिए और जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखें, जो नहीं करनी चाहिए उनमें बहुत सारी इसी हम स्टेज पे आ जाते हैं जो हमारे अपने बस में नहीं होती, फिर आपके घर वालों को देखनी होती हैं, आप स्पेसिफिकली आपके हस्बैंड को। लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए वो 5 चीज़ें क्या हैं जो हमें करनी है? देखिए, सबसे पहले तो एक्सेप्ट व्हाट यू आर फीलिंग, आइडेंटिफाई करें और एक्सेप्ट करें आप क्या फील कर रहे हैं, आपके जहन पे क्या सोच है, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ से आप गुजर रहे हैं। इफ यू आर फीलिंग लो, डिप्रेस्ड, या बहुत से लोग जैसे तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, आइसोलेटेड, बहुत सारे, एम्प्टी, आप माने। सेकंड, शेयर, प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करें। शेयरिंग आप जिसके साथ भी यू फील कंफर्टेबल, लाजमी नहीं है कि आप कहें अपने माँ बाप अनमैरिड है तो अम्मा अब्बा से शेयर करें। इतनी चीज़ें होती हैं जो हम माँ बाप से नहीं कह सकते, हस्बैंड से नहीं कह सकते। आपका देखिए, इंसान दुनिया में है ना, उसका एक पर्सनल स्पेस है। साइकोलॉजी कहती है उसके पास एक पर्सनल स्पेस है, वो उसका है, वो जिसके साथ कंफर्टेबल फील होगा उसको शेयर कर सकता है, वरना उसको डर होता है कि जिसको बताया वो फिर जी ताने, सरकाज़म और सब चीज़ों में इनको। और दूसरा ये आपको होता है कि क्योंकि अगर कोई हमारे पास वैसे भी बंदा अपनी कोई शिकायत लेके आता है कि जी मुझे ये मसला है, मैं परेशानी से गुजरने, तो लोग कहते लो मैंने तो सिजारा देखा हुआ है तो तुम्हें सब्र करना चाहिए। हम जो बार बार ये कहते हैं नहीं तुम सब्र करो, दी ये क्या बात है, नहीं नहीं ये मत सोचो, तो ये जो हम लोगों एकदम से बिल्कुल शट ऑफ, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी, इसी वजह से लोग एम्पैथी एज वेल तन्हा फील करते हैं और दे एंड अप एंडिंग देयर लाइफ, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। उन कहते हैं कोई उनका अपना है ही नहीं, क्योंकि जिसको बताते हैं वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। भाई हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ऐसा तो नहीं मसला होता। बिल्कुल भाई जैसे आपकी फिजिकल जो है कंडीशन और होती है और ड्यूरिंग द बर्थ डॉक्टर कहते हैं नहीं जी आप क्या कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी करें या फिर आप सी सेक्शन करें, जब वो डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, तो दिमागी कंडीशन भी तो है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत से केसेस ऐसे भी आते हैं कि भाई बहुत प्रेशर है, एक तो प्रेगनेंसी से गुजरे ऊपर से प्रेशर है ससुराल वालों का, नॉर्मली करवाना है। अच्छा देखिए, ये भी एक जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जैसे आपको देखना है कि मोड ऑफ जो है वो डिलीवरी कौन सा होगा, नॉर्मल या सी सेक्शन। लेकिन फियर्स अगर साइकोलॉजिकल देखें तो एक लड़की में फियर्स भी होते हैं। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आपको जैसे अगर आपकी ऑलरेडी बच्चियां हैं तो आपको ये फियर भी, मैंने देखा है समहाउ हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं, खैर हम क्या वेस्ट में भी ये है कि उनको होता है कि अच्छा जी आपकी बच्ची, फिर आपको ये होता है कि कहीं मैं दोबारा से तो नहीं, कि मैं दोबारा बच्ची तो नहीं है, मतलब ये अल्लाह माफ़ करे ये है, ये हमने देखा है। तो जो ये फियर है ये भी कितना ख़तरनाक होता है। और देखें आप तो आने वाले बच्चे अभी तो दुनिया में आए भी नहीं और आपने पहले उसे डरना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए वही बात है ना कि हाउ मच यू वांट समथिंग और कितना आप सोसाइटी के सुनते हो, ठीक है, तो वो प्रेशर है ना जिसकी वजह से फेयर डेवलप हो रहा है। सो आप यही बात है, अपने आप की अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करो, अपनी सुने, लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर माइंड एंड सी व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर योर मेंटल हेल्थ। उस हिसाब से बहुत से लोग 3 बेटियों के बाद भी बस यही ज़िंदगी है और उन्हीं को अच्छे से रेस करना है, ठीक है, राइट। और कुछ लोग बेटे के उसमें 8-9 भी पैदा कर लेते हैं और फिर कुछ नहीं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल हेल्थ उनकी ख़राब ही रहती है। सो देयर इज़ नो इनर सेटिस्फेक्शन, जिसके पीछे आप स्ट्रगल कर रहे हो। इनर सेटिस्फेक्शन इज़ द मस्ट थिंग टू अचीव। वो आपकी है, लोगों की सुन के सेटिस्फेक्शन नहीं, वो तो आप दूसरों को सेटिस्फाई करें, खुद को तो नहीं। एक दिमागी तौर पे जैसे एक फिजिकली एक प्रेग्नेंट औरत जो बीमार है तो वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ऐसे ही मेंटली औरत अगर वो डिस्टर्ब है तो क्या वो सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है? क्योंकि देखिए हम तो अब ये देखते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रॉमा भी जो है वो ट्रैवल बिल्कुल करता है, बिल्कुल ऐसे आप ट्रांसफर करते हो बच्चे। देखिए साइकोलॉजी सेज कि बच्चा जब माँ के वूम में होता है ना, वो तभी से सेंस करने शुरू कर देता है, ठीक है। सो इतना फ़र्क पड़ता है बच्चे पर, तो उसकी सेहत देखिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है उसके बाद वो दुनिया में आया। सो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मदर की मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, बिल्कुल, ठीक है। और इस दौरान भी अगर प्रोफेशनल हेल्प सीख कर लिया जाए उसमें कोई मसला नहीं है। इवन डॉक्टर्स को बता दिया जाए कि आप इतने मंथ्स प्रेगनेंट हैं तो वो सेफ़ मेडिकेशन या थेरेपी के थ्रू आपको बहुत अच्छे से प्रोसेस को, स्पेस को पास करवाएंगे और बच्चे के लिए, बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। समीरा आप तो बीइंग द आप एक फैमिली में बड़ी होने के नाते कितना आपको लगता है कि ज़रूरी है कि हम एम्पैथाइज़ करें? हमें ना एम्पैथाइज़ करना नहीं आता। देखिए मेरा ख्याल है कि जब एक औरत माँ बनने जा रही होती है तो वाकई उसको सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट सबसे पहले जो है हस्बैंड की होना चाहिए। उसके बाद आपकी फैमिली की जो सपोर्ट होती है वो आपके लिए बहुत लाजमी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि वही बात जो आप
सभी ने ये बात कही है कि कहा जाता है कि भाई क्या बात है, हमने भी तो बच्चे पैदा किए या हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और जो भी मतलब जिसके भी बच्चा को पैदा हो रहा है तो उसको अच्छी सपोर्ट इस तरह से मिलना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। और मैं खाने पीने का समीना आप बात यहाँ से कैरी करूँगी, आपकी बात काटते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि अभी तो मेरी टीम क्योंकि मुझे बिल्कुल एंड पे बताती है ब्रेक, सो आई एम श्योर मुझे थोड़ा सा पहले बताया, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आती हूँ, आप लोगों में जाएगा, हम गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के 5 में बात कर रहे हैं वो उन ख़वातीन के हवाले से जो कि प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने अपना ख्याल कैसे करना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे करना है, फ़िज़िकल हेल्थ ऑफ कोर्स भाई अगर वो अच्छी नहीं होगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऑफ कोर्स अगर मेंटल हेल्थ नहीं होगी तो फिर आगे दुनिया मतलब जब तक आप ज़िंदा रहेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बैगेज आप वो साथ लेके चलते हैं। अच्छा बैगेज मुझे याद है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको साथ शेयर करनी है। बहुत सारी लड़कियाँ जिनके घर में उनकी मदर्स नहीं है और कैसे बड़े बुजुर्ग नहीं होते तो उनको नहीं गाइड करते कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको, वो जो बैग बनाना है, जो एक टोकरी आप बड़े अच्छी बनाते हैं ना जब आप हॉस्पिटल जाते हैं एडमिट होने के लिए, बेबी के लिए, बेबी को वेलकम करने के लिए जो पहली टोकरी बनती है उस पर भी ज़रा हम बात करेंगे, हमें समीना आपा गाइड करेंगी। लेकिन समीना आपा वही जो पहले मैं बात करी थी कि कितना ज़रूरी होता है कि एक फैमिली की सपोर्ट साथ उस बच्ची की। बिल्कुल फैमिली सपोर्ट होती है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा जैसे कि ख़वातीन जो है, एक खातून जो होती है वो एक बहुत बड़े उससे गुजर रही होती है। तो जब घर की सपोर्ट नहीं होगी, देखिए बच्चा पैदा होने से पहले और बच्चा पैदा होने के बाद वाली दोनों कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, है ना। जब एक इस प्रोसेस से गुजर रही होती है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट माहौल चाहिए होता है, डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में कि आपको कुछ नहीं पता होता कि सुबह उठेंगे तो आपका क्या मूड होगा ना। तो वो चीज़ें जो है ना बाकी लोगों को समझना चाहिए। घर में अगर सास मौजूद है तो उनको समझना चाहिए क्योंकि वो भी इस प्रोसेस से गुजरी है, हाँ। तो उनको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि नहीं भाई क्या हुआ, हमने भी तो बच्चे पैदा किए, लेकिन वो भी उससे गुजरी होती हैं कि सुबह उठ के उनका मूड ख़राब होता है, सुबह उठ के उनका कुछ काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा होता, दिल चाहता है कि बेड पे आप थोड़ी देर लेटें, आराम से उठें। तो वो सब चीज़ें उनके साथ होती हैं, लेकिन वो नहीं सपोर्ट करती अपनी इस बहू को जो कि इस प्रोसीजर से गुजर रही है। बहुत सारी चीज़ें हम समीना पर हमने देखा है कि देखिए वुमेन टू वुमेन जो है ना वो केस जो है वो वेरी कर रहा होता है। हाँ। किसी की प्रेगनेंसी आसान होती है, जैसे किसी को मतली बहुत हो रही है, किसी को मतली हो ही नहीं रही, बिल्कुल। तो ऐसी हर चीज़ है वो डिफरेंट हो जाती है। हम शेयर भी करें तो लगते लो ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। तो हम जब एकदम से अगले को चुप करा देते हैं, ये कितना बुरा है। मेरे साथ ये हुआ कि जब मेरी प्रेगनेंसी होती थी, मेरे 3 बच्चे हुए माशाल्लाह, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे कभी किसी किस्म की कोई ऐसी वो नहीं हुई कि जो मुझे मतली हो रही है या मुझे चक्कर आ रहे हैं या मुझे वॉमिटिंग। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं आप बहुत लकी रही माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत बड़ी, मुझे कभी भी नहीं अपनी प्रेगनेंसी पहले से पता लगी कि भाई प्रेग्नेंट हूँ मैं ना। तो उसके बाद मैंने देखा कि जैसे मेरी बेटी है उसको बहुत ज़्यादा होता है, मेरी बहू है उसको भी बहुत ज़्यादा ये फीलिंग होती थी। तो मैं बड़ा इस बात का ख्याल रखती थी कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा है, थोड़ा सा रेस्ट करके उठेंगी, अपना मूड अच्छा होगा तो काम में सारा दिन लगेगा और उसकी अपनी बॉडी पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक और चीज़ मैं चाहूँगी समीना पर ज़रूर उसको हाईलाइट करें, वो जो मैं बात करी थी ना शो के आगाज़ में जो मैंने अपनी गलतियाँ की मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ना रेस्ट नहीं किया और पता नहीं मुझे आपको लगता है कि आपको कुछ तमगे मिल जाते कि ये आ रही है वो जिसने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, सब चीज़ें चलती फिरती, ये वो कुछ भी नहीं होता है, कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं होती। बाद में आपने गोटे गिट्टे लेके बैठे होते कि वो मैंने लेकिन पता होना चाहिए आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो डिस्टर्ब होती इन तमाम चीज़ों से। ज़ाहिर है आप एक बच्चे को जन्म देने के लिए जा रहे हैं तो कितनी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ख़वातीन को मैंने देखा जैसे ही पता चलता है उनको प्रेगनेंसी है तो पूरी लेट जाती हैं और बिल्कुल भी हिलती नहीं है। लेकिन ये कि मैं कहती हूँ चलना फिरना अच्छा, मतलब आपकी तरह बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं बनना चाहिए लेकिन चलते फिरते रहना चाहिए, नॉर्मल रूटीन के काम करें, लेकिन ये कि एहतियात के साथ काम करें। क्योंकि समीना पर जो वर्किंग वुमेन होती है, मैं मॉर्निंग शोज़ की बात भी करूँ, मुझे देखिए जैसे नादिया खान वो थ्रू आउट शो करती रही, जो सनम जान शो करती रही, निदा शो करती रही, मैं खुद जो है वो मैं करंट अफेयर्स का शो कर रही होती थी और कभी कभी मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता था, मैं खड़ी हो जाती थी साइड क्योंकि आप ऐसे टॉपिक्स सारे होते थे जो कि आपको एकदम हिट करते थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसे आपकी कोई इमोशनल ऐसी स्टोरी जो आप शेयर कर रहे थे तो वो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट वे में आपको हिट करेगी। अच्छा मुझे इस चीज़ में ऐड करूँगी, आपने ये चीज़ जो डिस्कस की ना कि कौन से तमगे मिले, कौन से मिल जाने थे, ये देखिए कि साइकोलॉजिकली चीज़ को देखें ना तो हम
अप्रूवल चाह रहे थे लोगों से, ठीक है, कि देखिए हम इतना एक्टिव रहे हैं और हमने सब कुछ किया है, लोग खुश हो जाएंगे हमसे। एग्जैक्टली, तो देखिए ना वहाँ पर अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी हैप्पीनेस कहाँ गई। सो डोंट डू इट बिकॉज पीपल वांट इट, या लोगों को बस, अब कुछ लोग कहते भी नहीं है बट आपको उनका अप्रूवल चाहिए होता है ताकि आप कुछ करें। सो इस वजह से आप मेंटली ड्रेन हो जाते हो। बिल्कुल सही। और देखिए बाद में अगर आप उसके आफ्टर इफेक्ट से गुजरते हो ना, तो वो लोग अब आपके साथ ही यू आर सफरिंग, दे आर नॉट सफरिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। डू व्हाट योर बॉडी एंड माइंड इज सेइंग, और जो आपके लिए कंफर्टेबल और सेटिस्फाई है उस तरह से करें। और अपने लिए सेल्फ रिवॉर्डिंग, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ रीअश्योरेंस जरूरी है, ना कि पीपल। कितनी आपने बड़ी बात की कि अच्छा ये वाकई सेल्फ एप्रिसिएशन तो होनी। अच्छा, और साथ में ना आपको मेंटली तो तैयार होना पड़ता है कि भाई आप जब बच्चा आपने भी डिलीवर कर दिया तो आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम वैसी नहीं हो जाएगी। ये तो हम देखते जी कि हमने बचपन में देखा था, लेडी डायना जी और फिर केट मिडल्टन जी आ रही हैं जी, बच्चा पैदा करके आ रही तो एकदम पतली। नहीं ऐसा होता, मतलब it takes time, पता नहीं उनकी डाइट में भी आने लगे थे। हमारी यहाँ तो औरतें ऐसे पड़ी होती हैं, गोंद मखाने खाती हैं, और इनको देखो। वेस्ट में हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम है ना वो बहुत एडवांस है। एट द सेम टाइम डॉक्टर साहिबा इस चीज पर एग्री भी करेंगे। पर है ना, एट द अदर बिल्कुल इसके साथ ही अगर केट मिडल्टन थी तो वो जो दूसरे प्रिंस हैरी की जो बीवी थी, जब वो बाहर निकली थी तो उसने बताया था वो लाइक शी वाज हेल्दी। पता चल रहा था कि मैं यहाँ में बच्चा डिलीवर करके आई, जरूरी नहीं, क्योंकि हर बॉडी टाइप इज डिफरेंट। तो मत, एक तो आपने कॉम्पिटिशन नहीं करना, और आपके हस्बैंड को भी चाहिए कि उस वक्त अपनी बेगम को बताएं कि नहीं, यू लुक ब्यूटीफुल इन एवरी शेप एंड ऑफ कोर्स हमारी बॉडी एक मिरेकल से गुजरी है कि तुमने एक बच्चा पैदा किया है, कोई आसान बात थोड़ी। तो उनकी भी ना थोड़ी हमें सपोर्ट की डिप्रेशन होता है पोस्टपार्टम कि हम मोटे हो गए हैं और कैसे दुबले होंगे, क्योंकि वो कहेंगे बच्चा तो पैदा किया, मैं गुजरी हूँ सिर्फ। फौरन ही लोग कहना भी शुरू करते हैं, अरे भाई अब तो 1.25 महीना हो गया है, अभी तो तुमने वेट कम नहीं किया, वेट बहुत बढ़ गया है। और अमूमन ऐसा होता है, घर वाले बहुत ज्यादा। लेकिन मैं कहती हूँ हस्बैंड को सपोर्ट। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हस्बैंड कहेगा नहीं तुम मुझे हर तरह अच्छी लगती, क्योंकि देखिए ना उसने भी एक आपके लिए एक चीज डिलीवर की है, तो वो उसमें आप भी इसमें शामिल हैं। मेरे तो हस्बैंड इतना अच्छा, उसने जब मैं मोटी हो गई थी तो उसने भी खाना शुरू कर दिया कि लेफ्ट आउट फील ना करे। मैं इतनी खुश थी कि शुक्र है ट्विन प्रेग्नेंट हो जाती। अच्छा एक मुझे बताइए, हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बता दें, लोग कहते थे जी आपने बच्चा पैदा करने के बाद, जो कहते थे अभी नहीं है जी 2 दिन, पता नहीं कुछ लोग कहते थे 40 दिन के बाद ना हो। जैसे लड़कियों को शादी में पुराने जमाने में माइयों बिठाते थे ना, वो कहते नहीं माइयों बैठ गई हैं, अब शादी वाले दिन आपने नहाना है ताकि निकाह बाहर भी नहीं जाना। ये भी आप ये नहीं देख रहे होते थे कि आप हाइजीन कितना कॉम्प्रोमाइज करें। बहुत तो ये बताएं कि कब आप जो है ना किसके आपको फौरन नहाना है, आपको अगले दिन नहाना है, कैसे करना है, हाइजीन का ख्याल कैसे करना है? आप सेम डे बात ले सकते हैं, सेम डे बात ले सकते हैं। सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं तो जो हॉस्पिटल में आप होते हैं तो वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। बात में तो वो कोई वो नहीं है कि इतने दिन नहीं लेना है, इन्फेक्शन हो सकती है आपको किसी भी किस्म की। ओवरऑल हाइजीन बहुत मैटर करती है ना हर चीज के लिए। तो आप उस वक्त भी आप लेबर में रहे हैं, आप खुद ही इतना, और आपको खुद से स्मेल आ रही है तो बेचारे सोचें ना कि आपकी फिर मेंटल हेल्थ क्या ठीक होगी। आप अच्छे सुहाने ख्वाब देखने की कोशिश भी करें लेकिन फिर भी आप नहीं भी लाइक आई एम स्टिंकिंग, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आपको पसीना आ रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में तो बड़ी चीजें हो रही होती हैं। सो आप मतलब हाइजीन का आपको साथ में उसका ख्याल रखना है। अच्छा, और बेबी बैग का मुझे बताएं, जो हमने चीजें तैयार करनी समीना आपा, क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए? देखिए उसमें बेसिक तो ज़ाहिर है आपको पता है कि बच्चे के कपड़े होते हैं, फिर आजकल आपको पता है पैम्पर का ज़माना आ गया, पैम्पर लाजमी होना चाहिए। अच्छा, एक लोशन होना ज़रूरी होता है। फिर सोप बच्चों के लिए, एक आजकल तो हेड टू टो जो आ गए वही रख लें, शैम्पू वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कुछ टॉवल्स हैं, इसके अलावा छोटी जो बच्चों की चादरें होती हैं वो होना लाजमी होती है। बच्चों के लिए कैप होना बहुत लाजमी होती है, चाहे वो गर्मी है या सर्दी, बच्चों को ज़रूर हम लोग ज़रूर पहनाते हैं बच्चों को। एक तो ये कि थोड़ा सा होता है कि भाई सर भी ठीक रहेगा बच्चे का, गोल रहेगा, और जो गोल तकिया होता है वो लाजमी होना चाहिए, छोटा गद्दा लाजमी होना चाहिए। इसलिए कि देखिए फ़ौरन ही बच्चे को आप रैप करके अगर इसी तरह से ले लें तो ज़रा सा मुश्किल होती है लेना, तो बेहतर होगा उसको गद्दे में लें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर
माँ के कपड़े होने भी बहुत ज़्यादा जी, एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं, कंफर्टेबल कपड़े हों। कंफर्टेबल कपड़े होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के कपड़ों से फिर आप वही समझ रहे होते हैं कि आप बीमार हैं, आपको अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन आप बिल्कुल, या जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई है उस दिन आप अच्छे से कपड़े पहने तैयार हो, तो वो भी आप अपने साथ मैं कहती छोटा सा मैंने भी रखा था, मेकअप पाउच बना के रख लिया था। ये लहदा बात है कि मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं मेकअप करती, लेकिन होना जरूर चाहिए भाई। कि आपके साथ जो है ना, आपका अटेंडेंट जो है ना, उसको ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए। समीरा, मुझे कितना प्यार लगता है जब बच्चा आपके साथ सेल्फी ले रहे होते तो आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी है, सिर्फ मैं कहती रेड लिपस्टिक रख लें और कुछ नहीं, खुशी का भी मौका है, लाल लिपस्टिक लगाइए। आप माँ बनी है, ज़ाहिर है आपको खुशी सेलिब्रेट करें उसको। लेकिन ये कि जैसे हमारे बड़ी बुढ़िया कहती हैं कि नहीं, इस तरह से तैयार नहीं होना चाहिए, नज़र लग जाती है, उसका खून बहुत हल्का हुआ होता है, ये तमाम चीज़ें भी घरों में होती हैं। जब मेरे भी जब बेटा हुआ था तो मेरी सास से कहती थी कि नहीं अभी बिल्कुल तैयार नहीं होना, 1.25 महीने के बाद सारी चीज़ें करनी है। वरना अब तो मैंने देखा मेरी बेटी, मेरी बहू, हम लोग, मैंने खुद से वो किया कि नहीं भाई आप अच्छी लगें, ताकि ना आपके साथ आपका इतना प्यारा बेबी है, उसके साथ आपको अच्छा लगना चाहिए। लोग मिलने आ रहे हैं आपको, लोग आप ये ना हो कि बच्चे की मुबारकबाद के बजाय लोग हो तुम्हें क्या हो गया तो वो फिर वो और बंदी फील कर देती कि वो उसका मतलब मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया। लेकिन जैसे परफ्यूम वगैरह है उसको अवॉइड करना चाहिए, फूलों से अवॉइड करना चाहिए, पर नहाएं, कपड़े चेंज करें, कंफर्टेबल कपड़े पहने। देखिए ये तो सेल्फ को ही बहुत अच्छा लगता है ना, अगर कोई बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है ना, वो जाके फ्रेश हो, वार्डरोब से दूसरा ड्रेस निकालें, वो पहने, चेंज करें, मिरर में अपने आप को देखें, लाइट से लिपस्टिक लगाएं, लिप कलर लगाएं, लाइट इतना फ्रेश फील होता है। परेशान होती थी ना, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे इंसोम्निया प्रॉब्लम है, तो मैं उठती थी थी कुछ बहुत सोच रही हूँ, मैं रेड लिपस्टिक लगाती थी, मेरा मूड चेंज। अब बंदा घर वाले पूछे बेटा ये 2 बजे को मिलने जा रही हो, लाल लिपस्टिक लगा के बैठी हुई हो, पर वाकई आपका मूड एलिवेट करती है। मैं कहती हूँ सेल्फ केयर, दुनिया डरे कोई मसला नहीं, अपने आप को आप खुश रखें, ये आपकी प्रेगनेंसी, अपना ख्याल रखना है। थैंक यू जी। ये है कि हमारे यहाँ होते हैं ना कि बिल्कुल मरीजों वाला खाना दिया जाता है, फिर वो बस लेट जाओ, बैठ जाओ, सर को ढक लो, पंखा मत चलाओ, वो सारी चीज़ें होती है ना, उससे और आपको एक डिप्रेशन होने लगता है कि वो भाई हम कहाँ पर आ गए। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा ये बात कि नहीं, होना चाहिए, तैयार भी हों, अच्छे से रहें, लेकिन वो 2-4 चीज़ें जो हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि परफ्यूम ना यूज़ करें, फ्लावर्स ना यूज़ करें, तो वो करना चाहिए, थोड़ा सा करें और रेस्ट ज़रूर करें। मैं आपको कहता हूँ आप रेस्ट नहीं करेंगे, ये तकलीफ़ें आपकी गोडे गिट्टों में बैठ जाएंगी, ले डूबेंगे आपको। रेस्ट आपने करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने से प्यार करना है, जो प्यारी सी जान आ रही है उसको प्यारी सी ज़िंदगी देनी है, उसके लिए अपने आप को प्यारा समझना, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच समीना आपका, किरण आपका, डॉक्टर साहिबा आपका, हिना आपका और रुमैसा आपका। ये 5 हमारे साथ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी और 5 ने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, बशमूल मेरे कि मैं भी आपके साथ अपनी कुछ गलतियाँ शेयर करती चलूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई वो गलती करे और बाद में आप वो तकलीफ़ कहीं आगे जाके बर्दाश्त करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। कल इंशाल्लाह मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।